Assalamualaikum readers. Novel Ababil. Writer The Secret Killer. बाब हफ्तम. मैल मस्तिया. किस नंबर 7. क्या हाल सुनाएं दुनिया का, क्या बात बताएं लोगों की. दुनिया के हजारों मौसम हैं, लाखों ही अदाएं लोगों की. कुछ लोग कहानी होते हैं दुनिया को सुनाने के काबिल, कुछ लोग निशानी होते हैं पर दिल में छुपाने के काबिल. कुछ लोग गुजरते लम्हे हैं, एक बार गए तो आते नहीं. हम लाख बुलाना भी चाहें परछाई भी उनकी पाते नहीं. कुछ लोग ख्यालों के अंदर जज्बों की रवानी होते हैं, कुछ लोग कठिन लम्हों की तरह पलकों पे गिराने होते हैं. कुछ लोग समंदर गहरे हैं, कुछ लोग किनारे होते हैं. कुछ डूबने वाली जानों को तिनके का सहारा होते हैं. कुछ लोग चट्टानों का सीना, कुछ रेत घरोंदा छोटा सा. कुछ लोग मिसाल अबर रवा, कुछ ऊंचे दरख्तों का साया. कुछ लोग चिरागों की सूरत राहों में उजाला करते हैं, कुछ लोग अंधेरे की कालक चेहरों पे उछाला करते हैं. कुछ लोग सफ़र में मिलते हैं, दो गाम चले और रास्ते अलग. कुछ लोग निभाते हैं ऐसा, होते ही नहीं धड़कन से अलग. क्या हाल सुनाएं अपना तुम्हें, क्या बात बताएं जीवन की. एक आँख हमारी हस्ती है, एक आँख में रुत है सावन का. हम किसकी कहानी का हिस्सा, हम किसकी दुआ में शामिल हैं. है कौन जो रास्ता तकता है, हम किसकी वफा का हासिल हैं. किस किस का पकड़कर दामिन हम अपनी ही निशानी को पूछें. हम खो ही गए किन राहों में, इस बात को साहिब जाने दे. कुछ दर्द संभाले सीने में, कुछ ख्वाब लुटाए हैं हमने. एक उम्र गंवाई है अपनी, कुछ लोग कमाए हैं हमने. दिल खर्च किया है लोगों पर, जान खोई है और गम पाया है. अपना तो यही सोदो जियां, अपना तो यही सरमाया है. क्या हाल सुनाएं दुनिया का, क्या बात बताएं लोगों की. दुनिया के हजारों मौसम हैं, लाखों ही अदाएं लोगों की. नामालूम. अबाबील का किस्सा याद करते हुए भला आखिर उसने पर्पल मार्टिन को भी अपने हाथों दफना दिया था, अपने इज़मीर में, अपने बेहद करीब. सब्ज़ाज़ार पर एक निगाह डालकर वो अपने ऑफिस की जानिब चला गया. ऑफिस में आकर उसने अपना कोट उतारा और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया. वापस आया तो चेहरा कुछ थकन ज़्यादा सा था और आंखों में गुलाबीपन था. वो कॉफ़ी मेकर की जानिब आया और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा. दिमाग कहीं दूर खोया हुआ था. एक कप मेरे लिए भी. आवाज़ पर वो चौंका और करंट खाकर पलटा. सियाह सफ़ेद से मंजर में रंग बिखरने लगे. उनकी जानिब देखा जो दरवाजे के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे. आमिर. वो हाथ में पकड़े मग को शेल्फ पर छोड़कर उनकी जानिब भागा, जैसे किसी भरे बाजार में गुमशुदा बच्चा अपनी माँ को पा लेता हो, जैसे बरसों बाद कोई खोया रिश्ता वापस मिल जाता हो. वो उनसे बगल गेर हुआ और कितनी ही देर उनके गले लगा रहा, जैसे उसे डर था कि वो जल्दी में ना हो, वो चले ना जाएं. वो उसके लिए डॉन वट्टो से भी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ थे. गॉडसन. वो भी नरमी से बोले. अतालवी कल्चर में ये रिवाज था कि बच्चे के वालिद का दोस्त या कोई और करीबी रिश्तेदार बच्चे का गॉड फादर कहलाता है. अतालवी कहावत के मुताबिक ज़िंदगी इतनी दुश्वार है कि ऊपर खुदा है मगर ज़मीन पर एक गॉड फादर भी ज़रूरी है. यानी गॉड फादर एक मेहरबान शख्स होता है जो अपने गॉड सन या गॉड डॉटर का ख्याल रखता है. ये प्रैक्टिस सिसली में आज भी मशहूर है. ए हलील पाशा और इमोशनल. वो उनसे जुदा होते हुए आंखें मसल रहा था जब उन्होंने तंज किया. बैठें, कॉफ़ी पीते हैं. उसने उनकी बात का कोई जवाब दिए बिना उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर से कॉफ़ी मेकर की जानिब चला गया. मैं तुम्हारी मैल मस्तिया यानी मेहमान नवाजी का फ़ैन हूँ हलील सादी. वो नरमी से कह रहे थे.
وہ صرف مسکرا سکا۔ آج ایک اچھا دن تھا۔ پرپل مارٹن کی موت کا دکھ ایک طرف اور عامر کے آنے کی خوشی دوسری طرف، لیکن اس وقت وہ عامر کے آنے پر خوش تھا، اور خوشی کا جذبہ بہت انمول ہوتا ہے، اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ تم کو یاد ہو کہ تم دبئی میں تھے۔ دبئی شہر میں اپنے آپ میں مگن ایک الگ ہی دنیا بستی تھی۔ موسم معمول کی طرح گرم تھا، سب ٹھیک تھا، لیکن کوئی تھا جو دبئی کی گرمی کا عادی نہیں تھا۔ ایک تو دبئی کی گرمی، اوپر سے یہاں کا ٹریفک۔ اس کا خود کا پارا بھی 50 سینٹی گریڈ کے لگ بھگ تھا، کیونکہ اس کی کار کا اے سی کام نہیں کر رہا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ بہار سلطان کو دبئی کا موسم پسند نہیں آیا تھا۔ صبر بہار خانم، جہنم کی گرمی سے یہ گرمی کم ہی ہوگی۔ صبر اول، یعنی صبر رکھو۔ وہ خود کو ہینڈ فین سے کول رکھنے کی پوری کوشش کیے ہوئے تھی، لیکن یہ دبئی کی گرمی تھی، اور وہاں ایک لاچار سی ترک لڑکی۔ اللہ اللہ! بہت دعائیں کرنے کے 1 گھنٹے بعد آخر کار وہ اس ٹریفک سے نکلی۔ اسے اپنے لیے ٹھنڈا پانی لینا تھا، اسی لیے ایک لوکل شاپ پر آ گئی۔ پانی لیا، ساتھ آئس کریم لی اور واپس اپنی کار میں آ کر بیٹھی، لیکن جولائی کی اس گرمی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ جلد از جلد فلیٹ پر پہنچ کر اے سی کے سامنے بیٹھنا چاہتی تھی۔ گاڑی اس شاپ کی پارکنگ سے نکال کر مین روڈ پر ڈالی اور آئس کریم کا ریپر کھولنے لگی۔ ابھی اس نے آئس کریم کی ایک بائٹ ہی لی تھی کہ بائیں جانب سے آتی کار کو نہ دیکھ سکی اور جا کر اپنی کار اس کار کو دے ماری۔ آؤچ! اپنا سر بڑے زور کا اسٹیئرنگ وہیل پر لگا تھا، لیکن وہ اپنی پرواہ کیے بغیر سر اٹھا کر سامنے دیکھنے لگی۔ وہ مرسیڈیز تھی، اور باہر ماڈل دیکھ کر ہی بتا سکتی تھی کہ وہ کتنی مہنگی ہے۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کو دیکھا اور نہایت حسرت سے دیکھا، اسے واپس ریپر میں ڈالا کہ کار خراب کیے بنا آرام سے پگھل جاؤ۔ لیٹ می کم بیک۔ پانی کی بوتل اٹھائی اور باہر نکلی۔ اس کی لین کی تمام گاڑیاں اس کی کار کے پیچھے رکی ہوئی تھیں، یعنی سگنل سرخ تھا۔ بہار! وہ خود پر ہی شاید غصہ ہو گئی۔ شرمندگی اتنی ہوئی کہ حد نہیں۔ سگنل سرخ تھا بہار۔ پیٹرولنگ کرتی پولیس کار سے ایک پولیس آفیسر بھی اس کے پاس آ دھمکا۔ اف! اب یہ کہاں سے آ گیا؟ عموماً وہ وہاں نہیں ہوتے تھے۔ دبئی میں ٹیکنالوجی انتہا کو چھو رہی تھی، لیکن کیا یہ پولیس پیٹرولنگ کا وقت تھا؟ بہار! اس نے بے حد خوف سے اس پولیس آفیسر کو دیکھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ بھاری فائن کا بتائے بغیر جانے نہیں والا۔ اسے ساری صورتحال کو تحمل سے ڈیل کرنا تھا، لیکن دبئی کی گرمی! اللہ اللہ! تمام بہار خانم، لیٹس گو۔ وہ بحث کرنے کو تیار تھی۔ پانی کی بوتل خالی کی اور اس کار کے مالک کی جلی کٹی کو آب زمزم سمجھ کر پیتی گئی۔ ٹریفک پولیس آفیسر بھی اسے الگ قانون یاد کروا رہا تھا، جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر، وہ جانتی تھی معاملہ یہاں ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ ادھر اس نے چالان کے پیسوں کا غلطی سے پوچھ لیا، اور ادھر وہ آفیسر ہتکڑی لے آیا۔ وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ اللہ اللہ! لوگوں میں تو صبر نہیں ہے۔ گرمی نے سب کا دماغ گھما رکھا ہے۔ وہ ترقی یافتہ دبئی تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ البتہ اس نے بہار کو ہتکڑی لگائی نہیں جب اس نے بتایا کہ وہ فارنر ہے۔ پھر بھی بہار کا سانس اکھڑنے لگا۔ ہاں، گرمی سے۔ دیکھیں آفیسر، میں کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوں، سارا نقصان پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور آئندہ خیال بھی رکھوں گی کہ دیکھ کر گاڑی ٹھوکوں، یعنی احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کروں۔ پلیز جانے دیں۔ اس نے واقعی منت کی تھی۔ اس کا اس گرمی سے برا حال تھا۔ اس کی ایک نہ سنی گئی، اور ایسے پولیس اسٹیشن روانہ کیا گیا جیسے وہ موسٹ وانٹڈ کرمنل ہو، اور اس کی کار کو نہ جانے کہاں کون لے کر گیا۔ البتہ پولیس فراری کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے دوسری کار کے مالک کو کینہ توز نگاہوں سے ضرور دیکھا تھا۔ از ہی بلائنڈ؟ کچھ ہی دیر بعد وہ مرکبت کے SPS یعنی اسمارٹ پولیس اسٹیشن میں موجود سیلف سروس کے تحت اپنی وائلیشنز کی تک سن رہی تھی۔ تمام ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن اور کار کی کلیئرنس کے بعد وہ اس LED اسکرین کے سامنے کھڑی تھی، جہاں موجود آفیسر اسے بتا رہا تھا وہ تمام وائلیشنز جو اس نے کی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک اور پولیس آفیسر بھی موجود تھا جو اسے گائیڈ کر رہا تھا۔
हालांकि दुबई में ऐसे गाइड करने का रिवाज ना था। फॉरेनर समझकर शायद रियायत मिल रही थी। उसने अंदाजा लगाया, जो जल्द ही गलत साबित हुआ। आपने अपनी लेन तब्दील की, इसके 6 ब्लैक पॉइंट हुए। आपने रेड सिग्नल क्रॉस किया, इसके भी 6 ब्लैक पॉइंट हुए। मुत्तहदा अरब अमारात में ब्लैक पॉइंट्स रोड के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मिलने वाली पेनल्टी है। अगर कोई एक साल में 24 ब्लैक पॉइंट्स हासिल करता है तो उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता है। वो ब्लाइंड स्पॉट था ऑफिसर, मैंने सिग्नल नहीं देखा था। उसने हत्तल मकदूर गुस्सा दबाकर खुद को रिलैक्स रखकर खुद को डिफेंड करना चाहा। उसे सिर्फ लाइसेंस के मुअत्तल हो जाने का डर था। वो दोबारा से ड्राइविंग ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में होने वाली अरबी ज़बान की क्लासेस की तरह ड्राइविंग क्लासेस भी उसे बोरिंग लगती थी। ऑफिसर उसके एहतजाज को इग्नोर किए मजीद बता रहा था वो तमाम वायलेशंस जो उसने की थी। 12 ब्लैक पॉइंट्स बाहर। ये रहा सबूत आपकी ओवर स्पीडिंग का। लैपटॉप मॉनिटर उसके सामने करते हुए साथ मौजूद ऑफिसर मजीद बता रहा था वो तमाम वायलेशंस जो उसने की थी, और ये मिले 6 मजीद ब्लैक पॉइंट्स। वो कुछ बेबसी भरी खुफगी से बड़बड़ाई। वो गर्मी की वजह से थोड़ी सी तेज कार चला रही थी। 23 मजीद ब्लैक पॉइंट्स। मॉनिटर स्क्रीन पर खुश शक्ल अरबी ऑफिसर ने गला खंकार कर बताया। वो मुंह खोले बस उसे देखे गई, क्योंकि वो बस रो देने को थी। उसे दूसरे मॉनिटर की जानिब ले जाया गया। 35 ब्लैक पॉइंट्स बाहर। ड्राइविंग के दौरान आप कुछ खा भी रही थी? वो तस्वीर को जूम करके दिखा रहा था जहां वो आइसक्रीम कोन मुंह से लगाए हुई थी। बाहर का दिल किया जोर जोर से रोए। अब खाने पर कैसी पाबंदी? ऐसा नहीं था उसे वहां के कानून और जवाबित मालूम न थे, या उसे कानून पर अमल करने में मसला था। उसे रोना आ रहा था कि कोई उसे समझ क्यों नहीं रहा। वो उन्हें कैसे वजाहत दे कि उसे गर्मी लग रही थी और अब उसका लाइसेंस मुअत्तल हो गया है। अल्लाह अल्लाह, वो कहाँ जाए? यहाँ आपके मजीद 4 ब्लैक पॉइंट्स में इजाफा हुआ। ऑफिसर प्लीज़। 39 ब्लैक पॉइंट्स बाहर। और कार एक्सीडेंट में ऑफेंडर आप हैं, इसीलिए दूसरी कार की मरम्मत का फ़ाइन भी आप ही भरेंगी। और शुक्र करें इतनी वायलेशंस में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना लंबे अरसे के लिए अंदर जाना पड़ सकता था। आपका बकिया दिन अच्छा गुजरे। और यहाँ उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने गीला सांस अंदर को खींचा। वो बहार सुल्तान थी। वो तो नहीं रोती थी। उसका दिल किया पूरे एसपीएस ऑफिस को आग लगा दे, सारे दुबई को आग लगा दे। बड़े आए कानून के रखवाले। 9/11 भी मुझ पर डाल दो, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। वो पेनल्टी और फाइन की एक लंबी रसीद लेकर एसपीएस ऑफिस से निकल रही थी जब उसे वो मर्सिडीज वाला शख्स नजर आ गया। उसका खून खौल उठा। वो निहायत जारहाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी थी। उफ, बाहर कैमरे लगे हुए हैं, रुक जाओ। दिल का कोई कोना दुहाई दे रहा था, जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ। मैं अंधी थी, लेकिन तुम तो पूरे होशो हवास में थे ना। क्या होता अगर अपनी कार साइड पर कर लेते? 1 लाख दरहम? सीरियसली, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? वो उसे सख्त सुस्त सुनाने लगी कि इर्द गिर्द का होश न रहा। वो अभी बोल ही रही थी कि किसी ने पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाई। उसने खींच कर वो बोतल पकड़ ली और शुक्रिया कहकर मुड़ी, लेकिन साथ ही चौंक कर वापस घूमी। हलील, आप यहाँ? वो हैरत से पूछ रही थी। वो कुछ कहने लगा था कि मर्सिडीज का मालिक बीच में बोला, शुक्रिया सर, आप आ गए, वरना। अरे कोई बात नहीं आगा, मैं बात कर लेता हूँ, तुम कैब से चले जाओ, ये मैं देखता हूँ। और बाहर हानम, मैं यहाँ अपने दोस्त इदरीस से मिलने आया था। उसने आंखों से उस आदमी को कोई तंबीह की और साथ ही बाहर से कहा। वो वहाँ से चला गया। क्या आप इसके बॉस हैं? उसने हैरत से पूछा, जो उसे बीच में टोक गया था। जाकिर की वजह से उनके दरमियान कुछ बेतकल्लुफी पैदा हो गई थी, लेकिन वो उसे इज्जत से ही बुलाता था। अरे नहीं, मैं उसका बॉस नहीं हूँ। ये मेरे अंकल के ऑफिस में काम करता है, शायद इसीलिए सर कह रहा था। उसने गर्दन पर हाथ फेरते हुए लापरवाही से कहा। अब वो उसे क्या बताए कि ये कार जिसका उसने आज काफ़ी भारी नुकसान किया है,
उसी की है, और वो कोई उसका यूनिवर्सिटी फेलो नहीं है, एक नामवर माफिया बॉस है। और ये कि दुबई के उस अनमैन्ड पुलिस स्टेशन में कोई इदरीस नामी आदमी काम नहीं करता। लेकिन वो इस वक्त दिमागी तौर पर इतनी हाजिर नहीं थी कि उसकी किसी बात को पकड़ती। आपको चोट तो नहीं आई? वो अब संभल कर पूछ रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, कार वर्कशॉप पर भेज दी गई है, मैं चंद दिन तक फाइन भी भर दूंगी। आप उस कार के मालिक से मेरी जानिब से मुआवजत कर लीजिएगा, मैं चलती हूँ। मुआवजत जाए भाड़ में, वो बड़बड़ाया। उसे अपने ड्राइवर पर भी गुस्सा था। वो एक अकेली तुर्क औरत की मदद करने के बजाय उसे फाइन भरवाता फिर रहा है। कहाँ का मर्द है? यहाँ से फारिग होते ही सबसे पहले वो उसकी क्लास लेगा। आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कैब से चली जाऊंगी। वो जाने लगी, फिर याद आया कि पर्स और मोबाइल वगैरह तो अंदर ही छोड़ आई है। भागकर अंदर गई, अपना सामान उठाया और बाहर आई ही थी कि पुलिस पेट्रोलिंग कार से एक पुलिस ऑफिसर निकलकर उसकी जानिब आ रहा था। अल्लाह अल्लाह, अब कितने पॉइंट्स मजीद कटने हैं, उसने सोचा। और तब तक उस पुलिस ऑफिसर ने एक कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया। उसने आबरू उचकाकर पूछा कि अब ये क्या है? दुबई के बेहतरीन ड्राइविंग सेंटर से राब्ता कर लीजिएगा, आपका लाइसेंस ऑफिशियली 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। उसने गहरा सांस लिया, एक कटीली निगाह उस ऑफिसर पर डाली और कार्ड छीन लिया। आज का दिन ही बुरा था। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल आई। बाहर उसका वो बूढ़ा क्लास फेलो अभी तक इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा। ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि दुबई जैसे शहर में मेरे साथ ये हादसा पेश आया। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो थकी हुई है, शायद रोना चाहती है। वेल, शर्मिंदगी वाली बात तो है, मेरे साथ तो 3 मरतबा ऐसा हुआ है और ड्राइविंग क्लासेस मुझे बहुत बोर करती हैं। आप दुबई में हो और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड ना किया जाए तो क्या मज़ा दुबई में रहने का? वो उसे बताना चाह रहा था कि ये तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं, ऐसा होता रहता है, लेकिन बहार सुल्तान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो जाना वाकई बड़ा मसला था। ऊपर से इतना भारी फाइन। अल्लाह अल्लाह, वो क्या करे? क्या वाकई आपका लाइसेंस 3 बार सस्पेंड हुआ था? वो तजस्सुस से पूछ रही थी। लगता तो नहीं है कि वो इतना अनाड़ी होगा। खलील सादी ने जोरों शोर से इस बात में सर हिलाया कि हाँ, वाकई उसका लाइसेंस 3 बार सस्पेंड हुआ था। आए तुर्क वतन के बाद से मिलकर कोई हल निकालते हैं। वो भी उसके साथ चलने लगा जैसे बाहर का मसला उसका मसला बन गया हो। वो बिला वजह उसे अपने मसले में घुसाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे इस वक्त मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी। वहाँ कोई तो होता जो कम से कम उसका दुख सुनता, उसे कहता कि हाँ, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। हाँ, वाकई दुबई की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त है। वो मजीद बहस किए बिना उसकी कार में आकर उसके साथ बैठी थी। खलील सादी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। एड्रेस? वो सीट बेल्ट पहनते हुए पूछ रहा था। बाहर ने उसे एड्रेस समझाया। गाड़ी में एसी की कूलिंग होने लगी तो उसे राहत का एहसास हुआ। साइड विंडो से टेक लगाए वो अपनी ही सोचों में गुम हो गई थी। वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी। खलील सादी ने एक नज़र उसे देखा और अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज रखी। वो उसे जानता था। वो सुल्तान उमर की बेटी थी। माफिया दुनिया से ताल्लुक की बिना पर उसे बाहर की मदद करने में कोई आर महसूस नहीं हुआ था। वो यहाँ चंद दिन के लिए था। ये तब की बात है जब हादी की पैदाइश नहीं हुई थी। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल थी। बीवी, बच्चे, घर, बिजनेस, ज़िंदगी सब सेट था। उसे किसी और शे की तमन्ना नहीं थी। बाहर हाना, आपको पैसों की अदायगी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब देख लूँगा, तमाम। वो जवाबन कुछ नहीं बोली। खलील ने उसकी जानिब देखा और लम्हे भर को थम सा गया। मसाइल हल ना हो तो इंसान को कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए, इससे इंसान की टेंशन रिलीज होती है। वो सो गई थी। अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े क्राइसिस के बाद इतनी बेफिक्री। वो हैरत ज़दा सा बड़बड़ा कर रह गया।